इस वर्ष वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है जिसका नाम है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा निर्मित मार्गदर्शिका पर आधारित कक्षा 5वीं और 8वीं के शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधित शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लॉगिन, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.mscpunepune.in। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। अपने इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। कब, कैसे, कितना, कहां, कौन, क्यों, किसका, क्या। और ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं? सोचिए। ये सारे शब्द हमें एक प्रश्न देकर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करते हैं। जब हम अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए। सोचना अर्थात अपने दिमाग को गति देना, अपने विचारों को गति देना। और हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को गति देते हैं तो वह चीज चलायमान हो जाती है, वह चलने लगती है। पहिए को गति दिया तो गाड़ी चलने लगती है। किसी सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है तो उसे अपने हाथों को हमें गति देनी पड़ती है ताकि वो सामान हम उठाकर रख सकें। जब हम पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं तो हम अपने उंगलियों को गति देते हैं, अपने विचारों को गति देते हैं, तब हम लगातार अपनी कॉपी पर लिखते जाते हैं। तो यानी गति देना हर समस्या का समाधान है। और शिष्यवृत्ति परीक्षा में जब हम गति देने की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें सोचना है। और जब हम सोचते हैं तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल जाना मतलब अपने
सवालों का जवाब प्राप्त कर लेना। और यही शिष्यवृत्ति परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम हमेशा अपने दिमाग को गतिशील रखें, सकारात्मक दिशा में, सार्थक दिशा में सोचने का प्रयास करें। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए हमारा आधार है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा बनाया गया अभ्यासक्रम एवं यह मार्गदर्शिका। पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी, और हम सब जानते हैं प्रथम भाषा में 25 प्रश्न जो कि 50 अंक लिए हुए होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। पहला घटक है विचार, भाव, कल्पना एवं संकल्पना स्पष्ट करना। इसके अंतर्गत 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्न। दूसरा मुद्दा है समाचार पत्र, विज्ञापन व समाचारों पर आधारित प्रश्न। तीसरा मुद्दा है कविता, गीत एवं इन पर आधारित प्रश्न। आज हम परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। घटक 1 विचार, भाव, कल्पना एवं संकल्पना स्पष्ट करना। उपघटक 1.2 समाचार पत्र, विज्ञापन व समाचारों पर आधारित प्रश्न। और इस घटक के अंतर्गत कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो समाचार पत्र, विज्ञापन और समाचारों पर आधारित जो सेक्शन होता है, जो खंड होता है, उस पर हमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दैनिक व्यवहार में हम विविध प्रकार के विज्ञापन व समाचार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। विज्ञापन देखते समय हमारे दिमाग में क्या बात रहती है कि उसमें क्या आशय है, यानी उसमें कौन सी बात बताई जा रही है, उसका संदर्भ क्या है और उससे हमें संदेश क्या मिल रहा है। समाचार भी हम जब कोई पढ़ते हैं, कोई खबर पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो उसमें कौन सी खबर बताई जा रही है, उसका आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है और किस संदर्भ में वो घटना, वो खबर दी जा रही है और उससे हमें संदेश क्या मिल रहा है। तो अब आपको लगेगा कि समाचार से भला हमें क्या संदेश मिलेगा या विज्ञापन से हमें क्या संदेश मिलेगा। तो बच्चों, कई बार हम स्वास्थ्य संबंधी हम विज्ञापन देखते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। कौन सा विज्ञापन है ये? आप सभी को याद आ गया? ये पोलियो का विज्ञापन है। अब अभी आजकल हम देख रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, तो ये संदेश हमें मिल रहा है आजकल के परिस्थितियों को देखते हुए। तो इस तरह विज्ञापन से संदेश मिलता है, संदर्भ मिल जाता है। अभी हमको ये संदर्भ मिल गया कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या संदर्भ मिला कि कोविड काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण की स्थिति है, हमें अपना बचाव करना है और दूसरों का भी बचाव करना है। ये संदर्भ है उसमें मिला, कोरोना और कोविड का संदेश मिल गया कि हमें सबका बचाव करना है। आशय हमें समझ में आ गया कि मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो इस तरह से विज्ञापन और समाचारों के माध्यम से जब भी हम उन्हें देखें तो हमें उसका आशय, संदर्भ और संदेश की जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आओ चलो जानते हैं समाचार पत्र और विज्ञापनों से संबंधित कुछ मुख्य बातें। इन समाचारों से या विज्ञापनों से हमें संदेश लेना है, समझना है, संदर्भ समझना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम समाचार पत्र और विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़ो। उसके बाद उसके विषय को अच्छी तरह से समझ लो। वो दिए गए विज्ञापन में, समाचार पत्र में वो जो है वो कौन सा विषय दिया गया है, किस विषय का संदर्भ दिया गया है। यदि कोई घटना है, कोई प्रसंग है, तो वो कौन से जगह पे घटित हुई है घटना, वो प्रसंग कहाँ हो रहा है, तो वहां के स्थल यानी जगह और समय इत्यादि के बारे में भली भांति जानकारी ले लो। कोई विज्ञापन है कि भाई आज यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी है,
फूलों की प्रदर्शनी लगी है, ये विज्ञापन हम कहीं पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि भाई ये प्रदर्शनी कहाँ लगी है, जीजामाता भोसले उद्यान, भाईखला, रानी बाग या किसी अन्य जगह पर वो प्रदर्शनी लगी है, यानी कौन सी जगह पे लगी है, उसका प्रदर्शनी में जाने का समय क्या है, सवेरे 8 बजे से शाम 8 बजे तक, वो उसमें टिकट है या नहीं है, फ्री तो नहीं, फ्री एंट्री है या टिकट लेना है। कई जगह प्रदर्शनी में ऐसी सूचना रहती है कि अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर ना आए, जिससे प्रदर्शनी में गंदगी नहीं फैलती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें उसमें दी गई रहती है, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। कब जानकारी लेंगे? पढ़ते समय। विज्ञापन व समाचार से व्यक्त होने वाले संदेश को समझ लो। उसमें क्या संदेश दिया गया है विज्ञापन में या समाचार में, उसे ध्यान से हम जब पढ़ेंगे तो उसके संदेश को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद है तर्क अनुमान के द्वारा योग्य अर्थ हासिल करने का प्रयत्न करो। और जैसे भी उसमें कोई घटना हमें दी गई है तो अपने तर्क और अनुमान, हम थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हैं कि भाई ये घटना कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा, तो उससे हम कुछ अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह तर्क अनुमान के द्वारा उचित, सही, योग्य ऐसा अर्थ हम उसमें से प्राप्त करें, इस तरह का हमें प्रयत्न करना है। और इन सब के लिए क्या जरूरी है? समाचार पत्र और विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना। अब हम एक नमूना देखते हैं यहां पर समाचार पत्र का। प्रश्न 1 से 3 नीचे दिए गए समाचार पत्रों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही पर्याय का क्रमांक चुनिए। आपको नीचे आगे स्लाइड में 2 समाचार पत्रों की कटिंग दिखाई जाएगी। आपको वो समाचार जो है वो ध्यान से पढ़ने हैं और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही पर्याय क्रमांक चुनना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले समाचार पत्र 1। पुणे के कुछ भागों में वर्षा की बौछार। हमने समाचार पत्र उठाया और उसमें हेडिंग हमने देखी, पुणे के कुछ भागों में वर्षा की बौछार। अब समाचार क्या है? पुणे सिंहगढ़ रास्ते में पुणे के कुछ भागों में सोमवार दोपहर को वर्षा की बौछार हुई। रेनकोट, छतरी जिनके पास नहीं थे, ऐसे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगले 4 दिन पुणे वासियों के लिए आसमान बादलों से घिरा रहेगा। मौसम विभाग ने दोपहर के बाद मेघ गर्जना के साथ वर्षा के संकेत दिए हैं। अब ये समाचार हमने ध्यान से पढ़ा, इसमें क्या क्या बात समझ में आई? सबसे पहली बात कि ये वर्षा के संदर्भ में है, बारिश के बारे में है। घटना कहां पर हो रही है, संदर्भ कहां का है? पुणे का संदर्भ है। पुणे में कहां पर? तो सिंहगढ़ के रास्ते में। और उसमें हमें संदेश क्या दे रहा है? संदेश मिल रहा है कि आगे वर्षा होने की संभावना है, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने वाली है। तो हम जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। आप जब परीक्षा में बैठे हैं और आपको हल करना है तो ध्यान से, पेशेंटली, धीरे धीरे पढ़ो। एक बार पढ़ा उसको दूसरी बार फिर से पढ़ो, तो आपको वह संदर्भ, प्रसंग, सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब हमको इसी पर आधारित 3 प्रश्न मिलेंगे, इस समाचार पर आधारित। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह समाचार किससे संबंधित है? हमें इसके लिए 4 पर्याय दिए गए हैं, मौसम विभाग, मेघ गर्जना, वर्षा या नागरिक। अब ध्यान से यदि हमने पढ़ा होगा तो हमें समझ में आता है कि यह जो है मुख्य रूप से वर्षा के बारे में है, कि पुणे में वर्षा की बौछार हुई और आगे आने वाले समय में भी वर्षा हो सकती है। तो मुख्य समाचार है वर्षा। मेघ गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है, लेकिन मुख्य क्या है उसमें, फोकस में क्या है हमारे सामने? वर्षा। तो पर्याय क्रमांक 3, यस, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, हवामान की आशंका किसने बताया है? 4 पर्याय हैं हमारे सामने, वर्षा, बादल, नागरिक, मौसम विभाग। किसने आशंका व्यक्त की है कि बारिश होने वाली है? हमें वर्षा को देख के अनुमान मिला है, कि बादलों को देखकर हमने अंदाजा लगाया, कि किसी नागरिक ने बताया है
या मौसम विभाग ने बताया है। तो आपने जब ध्यान से पढ़ा है ये समाचार पत्र, ये समाचार आपने, तो आपको क्या मालूम पड़ता है कि यह जानकारी मौसम विभाग ने दी है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मेघ इस अर्थ में उपर्युक्त समाचार में कौन सा शब्द आया है? यानी मेघ के लिए कौन सा शब्द आया है? इसके भी 4 पर्याय दिए गए हैं, नागरिक, वर्षा, बादल, गर्जना। अब मेघ का समानार्थी शब्द क्या होता है? सोचो, आपको मालूम होगा जब तक आप सोच रहे हो। यस, मिला ना उत्तर? यस, मेघ के लिए शब्द आता है बादल, यानी पर्याय क्रमांक 3। बिल्कुल सही। और आपने एक बात की तरफ ध्यान दिया क्या कि इसमें जो भी पर्याय दिए गए हैं उत्तर के लिए, वो सारे पर्याय जो है वो भी इसी पैराग्राफ से, इसी समाचार से संबंधित हैं। कहीं बाहर से कोई शब्द इसमें नहीं आया है। तो आप जब यदि पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप में मिल जाती है। अब समाचार पत्र 2, नीचे दिए गए समाचार को ध्यान पूर्वक पढ़ो, उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही पर्याय क्रमांक चुनो। दिव्यांग से सहानुभूति नहीं, सहयोग करें, ये हेडिंग है, हेडलाइन है समाचार की। समाज में दिव्यांग, अपंग के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इनके प्रति सहानुभूति न देकर सहयोग की भावना होनी चाहिए। उनका मजाक न उड़ाएं, ऐसा आह्वान कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने किया। वे सद्भावना पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था तथा व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण से दिए जाने वाले ऐसे पुरस्कार मानव सेवा का संदेश समाज में पहुंचाते हैं। अब ये जब हमने समाचार पढ़ा तो हमें क्या जानकारी हुई कि ये समाचार किसके बारे में है? दिव्यांगों के बारे में है, दिव्यांगों से संबंधित किसी कार्यक्रम के बारे में है। और उसमें संदेश क्या दिया है कि दिव्यांग लोगों का मजाक न उड़ाएं, उन्हें सहयोग दें, उनके लिए उनको दया मत दिखाओ, उनके प्रति सहानुभूति न देकर उनका सहयोग करें। और पुरस्कार भी दिया गया है, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सद्भावना पुरस्कार वितरण समारोह। तो ये मुख्य मुख्य बातें हमारी समझ में आ गई। अब चलो देखते हैं इन पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं। यह समाचार किस संदर्भ में है? 4 पर्याय हमारे सामने दिए हैं, मेहमान, समाज, संस्था, दिव्यांग। तो हमने समाचार ध्यान से पढ़ा है। समाचार पढ़ने के बाद हमारी समझ में आता है कि यह समाचार दिव्यांगों के संदर्भ में है। यस, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, मजाक शब्द नीचे दिए गए किस शब्द के अर्थ में आया है? वहां पे लिखा है ना, दिव्यांगों का मजाक न उड़ाएं। तो मजाक का क्या अर्थ आया है यहां पर? नटखट, धोखा देना, कष्ट करना या हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो यहां पर यदि हम ध्यान देंगे तो किसी का मजाक उड़ाना मतलब उसकी हंसी उड़ाना या उसकी खिल्ली उड़ाना। कई बार उसे हम मजाक में नीचा भी दिखा देते हैं, तो इस तरह से हमें ये नहीं करना है। तो मजाक शब्द हंसी उड़ाने के संदर्भ में आया है। और पर्याय क्रमांक 4 सही जवाब ये भी। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था तथा व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 4 पर्याय दिए गए हैं हमारे सामने, मानवता, सद्भावना, सामाजिक, दिव्यांग। तो यदि हमने खबर ध्यान से पढ़ी होगी बच्चों, तो उसमें एक शब्द आया है सद्भावना। सद्भावना पुरस्कार दिया गया है लोगों को। तो पर्याय क्रमांक 2, तो पर्याय क्रमांक 2 का वृत्त हम भर देंगे और ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं विज्ञापन की ओर। 2 हमने समाचार देखे, अब हम एक देखेंगे विज्ञापन। तो दिए गए विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए उत्तर का सही पर्याय का क्रमांक चुनिए। चलो देखें विज्ञापन के बारे में। यह विज्ञापन है मनोरंजन के संदर्भ में,
नाटक के द्वारा मनोरंजन। कल 14 सितंबर 2021 सायंकाल 5:45 बजे रविंद्र नाट्य सभागृह, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बाल मित्र मुंबई द्वारा प्रस्तुत धूप में बारिश, बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत मनोरंजक नाटक। कलाकार हमेशा विजयी हो, सभी को सस्नेह निमंत्रण। अब इसमें बगल में फ्लैश हो रहा है प्रवेश निशुल्क और यहां बाल मित्र मुंबई। अभी हमने ध्यान से देख लिया अपने इस विज्ञापन को। नाटक का विज्ञापन है, नाटक का इसमें स्थान दिया हुआ है रविंद्र नाट्य सभागृह। कितने बजे है? 5:45 शाम को। दिनांक कौन सी है? 14 सितंबर 2021 को है। नाटक का नाम क्या है? धूप में बारिश। कौन प्रस्तुत कर रहा है? बाल मित्र संस्था है मुंबई की, ये प्रस्तुत कर रही है। खासियत क्या है इसकी? विशेषता क्या है कि प्रवेश निशुल्क है, यानी प्रवेश मुफ्त है, निशुल्क, जिसमें कोई फीस नहीं लग रही है। और प्रस्तुतकर्ता बाल मित्र मुंबई। इतना हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। 14 सितंबर यह तारीख किससे संबंधित है? 4 पर्याय हैं हमारे सामने। बाल मित्र मुंबई, निशुल्क प्रवेश, सस्नेह निमंत्रण या हिंदी दिवस। अब हमने यदि विज्ञापन ध्यान से पढ़ा है तो विज्ञापन में दिया गया है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, और 14 सितंबर जो है यह हिंदी दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो हमारा उत्तर है पर्याय क्रमांक 4। तो हम वृत्त क्रमांक 4 को भरेंगे। देखते हैं बिल्कुल सही जवाब। नाटक किस संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला है? इसके भी 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। रविंद्र नाट्य गृह, बाल मित्र मुंबई, सयानी रोड, हिंदी दिवस। अब हमने देखा है रविंद्र नाट्य गृह तो स्थान है, सयानी रोड ये पता है, हिंदी दिवस तो हमने देख लिया कि वो उसकी 14 सितंबर हिंदी दिवस है। प्रश्न हमारा क्या है? संस्था के बारे में पूछा गया है। तो संस्था कौन सी है? बाल मित्र मुंबई, पर्याय क्रमांक 2। तो हमने 2 नंबर के वृत्त को भर दिया। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुफ्त इस अर्थ के लिए विज्ञापन में कौन सा शब्द आया है? 4 विकल्प हमारे सामने हैं, निमंत्रण, नाटक, निःशुल्क और बाल मित्र। तो यदि हमने विज्ञापन ध्यान से पढ़ा है बच्चों, तो उसमें एक चीज लिखी थी प्रवेश निःशुल्क, यानी प्रवेश के लिए हमें कोई टिकट नहीं खरीदना है, कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं, और जहां पैसे नहीं खर्च करने हैं वो निःशुल्क है, यानी मुफ्त है। तो मुफ्त के लिए कौन सा शब्द मिला हमें? निःशुल्क, यानी कौन से क्रमांक पे? 3 क्रमांक पे, यानी पर्याय क्रमांक 3। तो वृत्त क्रमांक 3 को हम भर देंगे पूरा और देखते हैं हमारा जवाब। यस, बिल्कुल सही जवाब है ये। तो इस तरह से बच्चों हमने विज्ञापन के बारे में और समाचार पत्र के बारे में देखा, पढ़ा, उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया, और उसको हल करने के लिए क्या काम किया? समाचार पत्र और विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा, उसके विषय को अच्छी तरह समझा, स्थल, समय आदि के बारे में जानकारी ले ली, उसमें व्यक्त होने वाले संदेश को समझा कि ये बाल मित्र संस्था द्वारा दिया गया है, निःशुल्क प्रवेश है, ये उसका संदेश हमको मिला, मनोरंजक है। और इसके अलावा समाचार पत्र हम जब देखते हैं तो वहां तर्क और अनुमान के द्वारा हमने योग्य अर्थ भी लगाया कि पुणे में बारिश हो रही है, मेघ के लिए कौन सा शब्द है, और मौसम विभाग ने कौन सी संभावना व्यक्त की है। तो ये सब हमने अपना अर्थ, उचित अर्थ को हमने समझा। तो बच्चों, हम किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का सही अर्थ समझ सके, उसको समझकर सही उत्तर दे सके, इसके लिए हमें बिल्कुल परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हम यदि अपनी सभी पाठ्य पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पाठ्य पुस्तक, सभी विषय की, भाषा हो, चाहे गणित हो, चाहे परिसर अध्ययन हो, है ना, ये जो भी किताबें हैं, कार्यानुभव की किताब हमारे सामने है, तो जो भी किताबें आपके पास हैं उसको यदि हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे पढ़ने की आदत लग जाती है और हम पढ़ते पढ़ते समझने लगते हैं।
तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं तो उसके आधार पर हम कहीं भी चर्चा कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ चर्चा कर सकते हैं। हम उसे उसके आधार पर हमें कोई प्रश्न हमसे पूछा गया तो हम उसका उत्तर सही उत्तर दे सकते हैं। तो शिष्यवृत्ति परीक्षा में आपको सही उत्तर देने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी सभी पाठ्य पुस्तकों को ध्यान से पढ़ोगे तो निश्चित है आप इस परीक्षा में अच्छी तरह से सफल होगे, अच्छे क्रमांक से उत्तीर्ण होगे और आपकी तर्क शक्ति, आपकी विश्लेषण शक्ति भी बढ़ेगी। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं। टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।